एंड इवोल्यूशन। ठीक है, देखिए हमारे चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पर हुआ ये है कि सीबीएसई ने इवोल्यूशन टॉपिक को आपके चैप्टर से रिमूव कर दिया। ठीक है, जो पूरा चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट सीबीएसई ने छोड़ा है, हेरिडिटी। ठीक है, इवोल्यूशन के पार्ट को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है आपके चैप्टर से। ओके, देखिए सबसे पहले हेरिडिटी में हमें ये जानने की जरूरत है कि ट्रेट्स कैरेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, हम एक वर्ड यूज करते हैं किसी के बारे में, इसका कैरेक्टर ऐसा है। ठीक है, कैरेक्टर को हम ट्रेट नाम से भी जानते हैं। तो ये होता क्या है, कैरेक्टर और ट्रेट होता क्या है, जिससे आप किसी भी इंसान के बिहेवियर को क्या कर सके, क्लासिफाई कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर। ठीक है, एक ऐसा रिकॉग्निजेबल फीचर जिसे हम कहते हैं रिकॉग्निजेबल फीचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक जो फीचर जिसे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर या फिर ट्रेट। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, ऐसे फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हम समझ गए हेयर कलर, ठीक है, हाइट, स्किन कलर, और क्या हो जाएगा, ईयर लोब्स, आईज कलर, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ नोज, ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम किसी भी इंसान को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम किसी को भी कैसे पहचानते हैं, यही सब कुछ कैरेक्टर्स जिससे हम किसी को भी पहचान सकते हैं, हमारे माइंड में किसी के लिए भी इमेज तुरंत क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं हेयर कलर, हाइट, स्किन कलर, ईयर लोब्स, आईज कलर, शेप नोज, ये सब क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए किसी का हेयर कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउनिश टाइप का होता है। ठीक है, हाइट की बात करें तो कोई मैक्सिमम हाइट का होता है, तो कोई मिनिमम हाइट का होता है। वही स्किन कलर की बात करें तो स्किन कलर जो होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का उससे थोड़ा होता है, मतलब स्किन कलर भी कई सारे टाइप के होते हैं। और ईयर लोब्स की बात करें तो ईयर लोब्स किसी के अटैच होते हैं और किसी के डिटैच होते हैं, हैंगिंग होते हैं। आई कलर भी चेंज होता है, आई कलर किसी का ब्राउन होगा तो किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्लू भी होता है। ठीक है, वैसे तो ब्लू बहुत कम पाया जाता है, मैक्सिमम ब्लैक पाया जाता है। आप लोग पूछेंगे कैसे हम बता दें कि मैक्सिमम ब्लैक पाया जाता है। देखिए इस चैप्टर में मेंडल जो है, इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है मेंडल। ठीक है, मेंडल ने यही सब बताया भी है कि कैसे हम कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं अगर आपको अपना बर्थ ग्रुप नहीं पता है, ठीक है, और आपको पता है आपके फादर का और आपकी मदर का ब्लड ग्रुप, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे करेंगे, इस चैप्टर में हमें वही स्टडी करना है। ठीक है, या फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, सपोज करिए कि आपका जो हेयर कलर है, आपका हेयर कलर ब्लैक है, ठीक है, और आपकी मदर का हेयर कलर ब्लैक है और आपके फादर का हेयर कलर ब्राउन है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मेरा ब्राउन क्यों नहीं है, जबकि फादर का तो ब्राउन है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होने चाहिए थे। तो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हुए लेकिन किससे हुए, मदर के, फादर के कैरेक्टर वहां पे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हाइट की बात करें तो हाइट भी जिसकी टॉल रहती है उसके लिए कैरेक्टर क्या होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सब कैसे होता है हम सब इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे, ये कुछ ओवरव्यू था इस चैप्टर का। ठीक है, अब हमें वेरिएशन समझना है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन नाम से, जो वेरिएशन वर्ड है इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, वेरिएशन मतलब क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, चेंजेस क्या होती हैं, देखिए चेंजेस इन द सेंस, वेरिएशन इन द सेंस डिफरेंस इन कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उसके कैरेक्टर अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर से चेंज हो जाते हैं, वही क्या होता है, वो होता है वेरिएशन। ठीक है, इतना क्लियर है वेरिएशन क्या है। यानी कि मान लीजिए कि पेरेंट्स का हेयर कलर की सपोज कर लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि पेरेंट्स जो है उनका कैरेक्टर कुछ और तरीके का है और वही आपका कैरेक्टर कुछ और हो जाता है, तो वो क्या चेंजेस आए ना। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स किसी चीज में उनको इंटरेस्ट हो और आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट हो गया, यानी कि चेंजेस आ गए, वेरिएशन हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि कैरेक्टर और ट्रेट क्या है और वेरिएशन क्या है। ये आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब हमें समझना है क्रोमोसोम क्या है। देखिए हम इतना जानते हैं कि क्रोमोसोम जो, हम इतना जानते हैं कि क्रोमोसोम के थ्रू हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। क्रोमोसोम होता क्या है, सबसे पहले हम इतना समझ लेते हैं, एक वर्ड है क्रोमोसोम जो किस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम को जानना जरूरी है, व्हाट इज क्रोमोसोम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, देखिए अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वीडियो को देखना इज नॉट मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो, और शेयर भी करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो लोग भी स्टडी कर सके। ठीक है,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, ओके। और कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ठीक है। देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, देखिए क्रोमोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जो होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम, ठीक है। ये किससे बना होता है, तो फॉर्म ऑफ डीएनए विच कैरी व्हाट, जीन। क्लियर हुआ जीन, देखिए क्लियर हुआ। क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज द जीन्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हो गया जीन, तो जीन क्या होता है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि जीन क्या है फिर। तो देखिए ये जो है जीन, ये यूनिट ऑफ डीएनए, क्या है, यूनिट ऑफ डीएनए, और ये किस चीज में हेल्प करता है, तो गवर्न करता है यानी कंट्रोल करता है, गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या करता है, गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। देखिए जीन जो होते हैं वो एक्चुअली हेरिडिटरी यूनिट होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। जीन जो होते हैं, यहाँ पे समझिए, जीन जो होते हैं हम कह सकते हैं कि ये हेरिडिटरी कैरेक्टर है, हेरिडिटरी कैरेक्टर है जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनिटर, ठीक है। जीन का वर्क समझ में आया कि जीन जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर है जो कि ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से प्रोजेनी में। जीन भी टू टाइप के होते हैं, ठीक है। जीन कितने टाइप के होते हैं, तो टू टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन, ठीक। सबसे पहले लेकिन हमें समझना है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। देखिए जब हम डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन को पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे टर्म यूज होगा हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले हमें क्लियर करना है व्हाट इज हेटेरोजाइगस एंड व्हाट इज होमोजाइगस, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अगर हम बात करें होमोजेनस की और हेटेरोजेनस की, तो देखिए होमो मींस क्या होता है, सेम, और हेटेरो मींस डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे पेयर ऑफ जीन होंगे या तो सिर्फ आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर हम बात करें हेटेरोजेनस की तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ जीन होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म। देखिए जैसे होगा क्या कि होमोजेनस में क्या होगा, जो कैरेक्टर है वो या तो सिर्फ टॉल भी रहेगा या फिर सिर्फ स्मॉल ही रहेगा, लेकिन हेटेरोजेनस की बात करें तो कैरेक्टर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम चलिए समझ लेते हैं जीन के टू टाइप, दैट इज डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन, तो इनको हम डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है। जीन कितने टाइप का, तो दो टाइप का, एक होता है डोमिनेंट जीन और दूसरा होता है रिसेसिव जीन, ठीक है। क्या होता है डोमिनेंट जीन और क्या होता है रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन क्या होता है ना कि ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट है तो भी अपने कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर पाएगा, देखिए। और वही अगर रिसेसिव जीन की बात करें तो ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है, बताइए, नहीं, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है और कोई कैरेक्टर रिसेसिव है, ठीक है। मान लीजिए कैपिटल टी है, ठीक है, और एक स्मॉल टी है, ठीक है। यानी कि एक पेरेंट है जो कि टॉल है और दूसरे पेरेंट स्मॉल है, मतलब फादर को मान लीजिए टॉल है और मदर शॉर्ट है, ठीक है, हाइट में। तो होगा क्या कि बच्चे के अंदर कौन सा कैरेक्टर जाएगा, ये कैरेक्टर चला जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर कौन सा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। देखिए अगर मान लीजिए कि हम एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा पॉइंट बनाते हैं, तो बताइए बड़ा पॉइंट छोटे पॉइंट को ढक देगा ना। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि ये कैपिटल टी कैरेक्टर जो है वो बच्चे में शो करेगा और वही स्मॉल टी कैरेक्टर क्या होगा, ढक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम रिसेसिव जीन की बात करें, मान लीजिए कि टॉल है, ड्वार्फ है, ठीक है। होगा क्या
कि रिसेसिव जीन अपने आप को छुपा लेता है। रिसेसिव जीन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जब कैपिटल टी आकर इसके ऊपर अटैच होगा, बताइए छुप जाएगा कि नहीं छुप जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक लाइनिंग है, इसके ऊपर जब मैं बड़ी लाइन बना रही हूँ तो ये बड़ी लाइन डोमिनेंट हो जाएगी और छोटी लाइन रिसेसिव हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए होता क्या है ना कि ये हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर को ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, और डोमिनेंट कैरेक्टर शो होने लगता है और रिसेसिव कैरेक्टर छुप जाता है। भले ही रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर अपना ही वहां पे क्या दिखाएगा, अपनी ही प्रेजेंस दिखाएगा। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो रिसेसिव कैरेक्टर अपनी डोमिनेंसी नहीं दिखा सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। कितना क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपनी रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। देखिए अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस या फिर होमोजाइगस, दोनों कैरेक्टर में ये अपने आप को एक्सप्रेस, दोनों कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा कौन? डोमिनेंट जीन। वहीं अगर हम बात करें रिसेसिव जीन की तो ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस, और होमोजाइगस में भी कौन? स्मॉल टी, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर को ही एक्सप्रेस कर पाएगा और किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी हाइट क्या है, स्मॉल है, दूसरे मतलब दोनों जो मदर की भी स्मॉल है और फादर की भी स्मॉल है, सिंपल सी बात है, बच्चे का कैरेक्टर क्या आएगा? स्मॉल नहीं आएगा, है ना। इस कंडीशन में ये अपने आप को शो कर पाता है और कहीं भी रिसेसिव जीन शो नहीं हो पाता है, ठीक है। और देखिए मान लेते हैं एग्जांपल, सबसे पहले मान लीजिए एक ऐसे पेरेंट हैं जिनका हेयर कलर, मान लीजिए फादर का हेयर कलर कौन सा है? ब्लैक है, और मदर का हेयर कलर ब्राउन है। बताइए ब्लैक डोमिनेंट होगा या फिर ब्राउन डोमिनेंट होगा? सिंपल सी बात है, ब्राउन कलर को कौन ओवरलैप कर सकता है? ब्लैक ओवरलैप कर सकता है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया? ब्लैक, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो गया? ब्राउन। अच्छा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेरेंट है जो कि टॉल है और वही अदर जो है वो क्या है? शॉर्ट है। बताइए बच्चे में कौन सा कैरेक्टर आएगा? टॉल का, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया? टॉल, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। वैसे ठीक है, ये सब कुछ क्या है? एग्जांपल्स थे किसके? ऐसे और भी कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स थे किसके? डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन के, ठीक है। आप लोग इसके बारे में और भी कुछ कैरेक्टर्स मुझे एग्जांपल आप लोग देंगे कमेंट सेशन में, ठीक है। कमेंट सेशन में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका और भी एग्जांपल्स देंगे, जिससे कि मुझे इतना क्लियर हो पाएगा कि आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे से समझ आई भी है या फिर नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें समझना है रेशियो आएगा। देखिए इस टॉपिक का इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है अभी, क्योंकि इस चैप्टर में अभी आएंगे रेशियोज। जब हम लॉ पढ़ेंगे ना, वो मेंडल जो साइंटिस्ट हैं, फादर ऑफ जेनेटिक, इनके जब हम लॉज पढ़ेंगे ना तो लॉज में कुछ ऐसे रेशियोज आएंगे जो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो रेशियो कितने टाइप के होते हैं? ऐसे तो दो ही टाइप के होते हैं, एक जीनोटाइपिक और एक फिनोटाइपिक, ठीक है। इन दोनों रेशियोज को हमें क्लियर करना है कि ये क्या होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। रेशियो भी कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के, एक होते हैं जीनोटाइपिक और दूसरे होते हैं फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो इन द सेंस जेनेटिक कैरेक्टर एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन जो कि पेरेंट्स से आए हैं बच्चे में। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? आउटसाइड कैरेक्टर्स, आउटसाइड कैरेक्टर्स which develop according to environment, ठीक है। ये है सबसे पहला पॉइंट डिफरेंस है किसके किसके बीच में? जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। देखिए जीनोटाइपिक रेशियो वो होते हैं, देखिए जो भी जेनेटिक कंपोजिशन रहेगा ऑर्गेनिज्म की हो जाएगी। और अगर फिनोटाइपिक की बात करें तो द टर्म फिनो मींस टू ऑब्जर्व एंड सो दिस इंडिकेट्स द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स क्या होता है? जो कि अंदर ही अंदर है, ठीक है, जिन्हें कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जिन्हें हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के थ्रू तो होते ही हैं, प्लस ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स भी होते हैं, मतलब आए तो हमें पेरेंट्स से ही, लेकिन हम उन्हें देख पा रहे थे। हेयर कलर, बॉडी हाइट, बॉडी कलर, ये सब, स्किन कलर, ये सब क्या होता है? फिनोटाइपिक। और जीनोटाइपिक क्या होगा? बच्चे को पढ़ने में माइंड बहुत तेज है, बच्चे के अंदर कोई ऐसा खूबी है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं, जिन टर्म्स के बारे में समझ लेना है, ठीक है।
जैसे कि एक टर्म यूज होता है F1 जनरेशन, फिर F2 जनरेशन, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन, ये सब क्या होता है? चलिए देखिए, अगर हम बात करें पेरेंटल जनरेशन की, तो पेरेंटल जनरेशन क्या हो गई? जो किसके बारे में डिस्क्राइब करें? पेरेंट्स के बारे में। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन ऐसी जनरेशन होती है जो किसके बारे में डिस्क्राइब करती है? पेरेंट्स के बारे में। लेकिन वही अगर हम बात करें F1 जनरेशन की, F1 जनरेशन का फुल फॉर्म होता है क्या? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अगर हम इसकी बात करें तो मान इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक पेरेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन दिखाते हैं, जिसमें जो फादर है, फादर का हाइट लार्ज है, मतलब फादर जो है टॉल है और जो मदर है वो ड्वार्फ है। अब बताइए, इसमें क्रॉस होगा, ठीक है। क्रॉस होगा तो कैपिटल टी जाकर के स्मॉल टी से मिलेगी और बनाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। वहीं ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। वैसे ही सभी क्या बन जाएंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। बताइए, जो बच्चे का जन्म होगा वो बच्चे की हाइट कैसी रहेगी? अब देखिए, फादर की हाइट कैसी थी? टॉल थी। देखिए, मेल का सिंबल कुछ ऐसा होता है, मेल का सिंबल ना कुछ ऐसा होता है और फीमेल का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये डिनोशन साइन होता है। सबसे पहले देखिए, जो फादर थे उनकी हाइट टॉल थी और जो मदर है उनकी हाइट ड्वार्फ है। अब बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर कैसे होंगे? यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, तो क्या बच्चा मतलब कैसे साइज का होगा? तो सिंपल सी बात है कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आया तो बताइए इसमें डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है? सिंपल सी बात है, डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी, और रिसेसिव कौन है? स्मॉल टी। शो किसका कैरेक्टर होगा? टॉल, यानी कि हाइब्रिड टॉल होंगे बच्चे, यानी कि वो मिक्सचर तो ड्वार्फ का भी था लेकिन होंगे वो कैसे? टॉल। इसे हम कहते हैं हाइब्रिड टॉल, ठीक है। इतना समझ में आया? ये जितने भी प्लांट्स होंगे वो टॉल होंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना बात इतनी सी है कि हम लोग को ये चैप्टर स्टडी करना है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लांट्स के बारे में देखिए, यहाँ पे जो प्लांट होगा वो कैसा होगा? टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा। क्लियर हो गया? जितने भी 4 प्लांट प्रोड्यूस हुए, ये 4 प्लांट क्या है? टॉल, ना कि ड्वार्फ। अब हमें समझना है F2 जनरेशन क्या होती है। F1 जनरेशन क्लियर हो गई, अब हमें समझना है F2 जनरेशन। देखिए, अब यहाँ पे आती है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? F1 जनरेशन की फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो वही F2 जनरेशन क्या हो जाएगी? सेकंड फिलियल जनरेशन। देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोग नोटिस करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम वही बनाते हैं, पेरेंट्स कैरेक्टर टॉल और ड्वार्फ जब आ करके मिले थे तो क्या बना था? टॉल ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ और इधर भी टॉल ड्वार्फ, यही बना था। यानी कि ये क्या हो गई? F1 जनरेशन हो गई। F1 जनरेशन जो थी वो कैसी हो गई? टॉल, ठीक है। अब अगर हम बात करें F2 जनरेशन के लिए, तो F1 जनरेशन में क्रॉस होगा। F1 जनरेशन कैसी थी? किसी भी दो पैरेंट को उठाइए, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि थे तो ये सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड टॉल थे। यहाँ पे हम टॉल जो लिखते हैं इसके साइड में हम हाइब्रिड भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों का क्या है? मिक्सचर है, लेकिन शो होगा सिर्फ और सिर्फ टॉल कैरेक्टर, ठीक है। अब F1 जनरेशन में क्या होगा कि जो हाइब्रिड टॉल जब एक दूसरे के साथ जा करके क्रॉस करेंगे, तो देखिए कैपिटल टी जब कैपिटल टी से जाकर मिलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी से जाकर मिलेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम बात करें स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी के साथ जाकर मिलेगा तो स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए कि जो ये क्या हो गया जनरेशन, ये F2 जनरेशन हो गया। इसमें क्या होगा? ये तो कैपिटल टी यानी कि नेक्स्ट लाइन क्या हुआ? टॉल। वहीं पे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हो गए एक टाइप के। ये भी तो टॉल ही है, लेकिन कैसे टॉल है? ये हाइब्रिड टॉल है, ठीक है तो टॉल लेकिन हाइब्रिड टॉल है। और वहीं अगर हम स्मॉल टी की बात करें तो ये कैरेक्टर कैसे होगा? बताइए, ड्वार्फ कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो ये थी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होगा? जब F1 जनरेशन हाइब्रिड थी और वो क्रॉस कर गई तो टॉल, हाइब्रिड टॉल और ड्वार्फ बना। अब देखिए, यहीं पे हम यूज कर सकते हैं जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। अगर हम इसे जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जीनोटाइपिक और यहाँ पे फिनोटाइपिक, अब देखिए जीनोटाइपिक क्या है? जीन्स से जो अलग अलग है। देखिए, जीन्स में एक टॉल है ना, दो हाइब्रिड टॉल है और एक क्या है? ड्वार्फ है। तो रेशियो क्या बना? 1:2:1, यानी कि 1:1 ऐसे रेशियो बना। लेकिन अगर हम वही बात करें फिनोटाइपिक रेशियो की,
ये दिखने में कैसे रहेंगे उस हिसाब से रेशियो बनाइए। तो देखिए भले ही ये हाइब्रिड टॉल है लेकिन है तो टॉल ही ना। तो देखिए टॉल कितने हो गए 3, तो फिनोटाइपिक रेशियो में टॉल हो गए 3 और ड्वार्फ कितना है सिर्फ ड्वार्फ सिर्फ 1 है तो 1। ठीक है, तो बताइए इतना समझ में आया जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन, ये सब क्या होती है। देखिए पैरेंटल जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट थे, ठीक है, जो कि टॉल थे, बात थी, नहीं समझाया गया। उसके बाद आती है F1 जनरेशन जिसे फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, जिसमें कि जब पेरेंट जनरेशन जब क्रॉस की तो हाइब्रिड टॉल बने F1 जनरेशन। और अगर F1 जनरेशन जब क्रॉस कर रही है यानी जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्रॉस कर रही है तो सेकंड फिलियल जनरेशन यानी F2 जनरेशन में क्या होता है कि एक प्लांट जो है वो टॉल बनता है, दो प्लांट हाइब्रिड टॉल बनते हैं और एक प्लांट ड्वार्फ बनता है। और जब हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो में जीन्स हमें देखना है, तो जीन्स जो है वो एक के अलग है, इन दोनों के अलग है और इसके अलग है, इसलिए 1:2 रेशियो बन गया। और फिनोटाइपिक यानी कि प्लांट्स दिखने में कैसे होंगे, तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, भले ही ये हाइब्रिड टॉल है लेकिन है तो टॉल, इनके अंदर कैरेक्टर टॉल नहीं है, तो इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे टॉल, इसलिए 3:1 का रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ इसमें आप लोगों को, आई होप कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमें समझना है accumulation of variation during reproduction। अब NCERT का एक टॉपिक है दैट इज accumulation of variation during reproduction। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितना आप लोगों से पॉसिबल हो। ठीक है, जितना भी पॉसिबल है आप लोग शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में। ओके, तो चलिए हम समझ लेते हैं accumulation of variation during reproduction टॉपिक। ओके, देखिए बहुत ही इजी वे में यहाँ पे मैं आप लोगों को ये क्लासिफाई कर चुकी हूँ। सभी जनरेशंस पैरेंटल से लेकर के और सेकंड फिलियल जनरेशन तक मैं सभी जनरेशंस को एक ही चार्ट में यहाँ पे आप लोगों को मॉडिफाई करके दिखा दी हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट शो करिए, सब्सक्राइब करिए। एनसीईआरटी का टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कैसे होता है, मतलब वेरिएशंस कैसे हो जाते हैं, चेंजेस कैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट दिखने लगता है। ठीक है, और क्या एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जरूरी है। सिंपल सी बात है, आप अगर अपना माइंड यूज करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जरूरी है, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं होंगे और पेरेंट्स की एकदम हुबहू चाइल्ड हो जाता है तो क्या ये रियलिस्टिक है? तो नहीं। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन होता कैसे है, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन होता है ना तो सर्वाइवल चांस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब हमें समझना है देखिए ट्रेट्स भी, कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक, ट्रेट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट, और एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट। क्या होता है एक्वायर्ड ट्रेट और क्या होता है इनहेरिटेड ट्रेट, इन सबको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए इनहेरिटेड ट्रेट को हम सबसे पहले समझते हैं, जो कि कहां से आया जाता है, फ्रॉम पेरेंट्स। ऐसा कैरेक्टर बच्चे के अंदर जो कि कहां से आया जाता है, पेरेंट्स से, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। यानी कि सिंपल सी बात है, एक्वायर्ड ट्रेट कहां से आएगा, फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से एट लाइफ टाइम। ठीक है, जीवन भर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है। और जो जन्म से ही जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर हैं वो कैसे हैं, इनहेरिटेड ट्रेट है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें एक्वायर्ड ट्रेट की, तो एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं नॉट ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते हैं, कौन, एक्वायर्ड ट्रेट। और वहीं अगर हम बात करें इनहेरिटेड ट्रेट की, तो ये ट्रांसमिट कर जाते हैं, ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। क्लियर हो गया एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। देखिए अगर हम इनहेरिटेड ट्रेट के एग्जांपल की बात करें तो हेयर कलर ले लीजिए, हेयर कलर, या फिर हाइट ले लीजिए, ये सब क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट है। ठीक है, और वहीं अगर हम एक्वायर्ड ट्रेट के एग्जांपल की बात करें तो हम किसी भी चीज में इंटरेस्ट ले सकते हैं, इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, और क्या, चलने का तरीका, पोस्चर, बैठने का तरीका, ये सब भी क्या हो जाएंगे, एक्वायर्ड ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं। देखिए एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं ना वो एक बच्चे के अंदर जन्म से नहीं आ जाते हैं, वो जन्म के बाद होते हैं, जन्म के बाद आते हैं। यानी कि मान लीजिए
बच्चा जो है किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर उसके बैठने का, चलने का, उठने का, बात करने का तरीका कैसा है, ये सब क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं। और ये ट्रेड वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें इनहेरिटेड ट्रेड की, तो ये पेरेंट्स से ही आ जाते हैं। जैसे कि हेयर कलर की बात हो गई, हाइट की बात हो गई, या ब्लोक्स की बात हो गई, ठीक है, ये सब कहाँ से आ जाते हैं, ये इनहेरिटेड ट्रेड है, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट होता है फिर अगले जनरेशन में। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि इनहेरिटेड ट्रेट होती है, जो कि पेरेंट्स से ही प्रोजेनी में आ रही जाती है, ठीक है। पेरेंट्स का डिजीज है तो सिंपल सी बात है, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके अंदर भी वो डिजीज होगी। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं, और वही कुछ और जो बाकी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि पेरेंट्स को है तो चाइल्ड को नहीं होगी, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट टाइप को क्या आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम समझते हैं कि जो चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब क्या है। Heredity is a branch of biology which deals about the transfer of trait from one generation to next generation, and this process known as inheritance or heredity. अब क्लियर हुआ कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी जो है वो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें कि हम पढ़ते हैं, हेरिडिटी जो है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे कोई कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट होते हैं। देखिए अब हम स्टडी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, देखिए मैं इतना आप लोगों को हिंट कर दे रही हूँ कि इन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। पी प्लांट के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि इन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया था ये सब हम जानेंगे। आगे हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट होगा ना, कि आखिर इन्होंने पी प्लांट का ही यूज क्यों किया था। तो पी प्लांट का यूज इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि पी प्लांट की लाइफ स्पैन क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है, लाइफ ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, इजीली ग्रो कर जाता है। ये सब चीजें हम डिटेल स्टडी करेंगे। इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट की, सबने लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, सब कुछ हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। मैं ये भी आप लोगों को हिंट कर दे रही हूं, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये इन्होंने 3 लॉज दिए थे, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट्री जिसे कहते हैं, और लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी कहते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन सभी लॉज के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, तो किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, जिन्हें हम जीजे मेंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जीजे मेंडल। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, तो इन्होंने स्टडी किया अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। इन्होंने पी प्लांट को लिया था अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, पाइसम सेटाइवम। अब हमें ये जानना है कि आखिर में ऑप्शंस तो बहुत सारे थे कि और भी प्लांट्स ले सकते थे, और भी चीजों के प्लांट्स ले सकते थे, लेकिन इन्होंने पी प्लांट मटर के पौधे को क्यों चूज किया, ठीक है। तो देखिए उसके पीछे में 2 रीजन है। इन्होंने पी प्लांट को इसलिए चूज किया क्योंकि देखिए पी प्लांट की लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो लाइफ स्पैन इसकी कैसी होती है, शॉर्ट होती है। कितने मंथ में तैयार हो जाता है, तो 3 मंथ में पी प्लांट तैयार हो जाता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन कैसे करता है, पी प्लांट जो है वो पॉलिनेशन कैसे करता है, ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, यानी कि अपने से ही ये क्या करता है, पॉलिनेशन करता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटिंग इसके पास कैपेसिटी होती है, ये पॉलिनेशन अपने आप कर लेता है, ठीक है, कौन, पी प्लांट, ठीक है। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल known as father of genetics, systematic study of heredity was systematically studied by and proposed by Gregor John Mendel or G.J. Mendel, also known as father of genetics. He turned his experiment on pea plant, and scientific name of pea plant is Physax sativum, which he grew in his garden. इन्होंने pea plant को कहाँ पे grow कराया था, अपने garden में, ठीक है। Mendel used pea plant because the life duration of pea plant is too short, complete within 3 months, and pea plant are self-pollinating. Self-pollinating in the sense ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट पे ट्रांसफर हो जाए पॉलिन का एंथर से स्टिग्मा पे, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेटिंग, ठीक है। इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर और ट्रेट चूज किए थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने चूज किया था पी प्लांट में, चलिए हम इसे एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए कौन कौन से कैरेक्टर मेंडल ने चूज किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब उस कैरेक्टर में डोमिनेंट पर्पस और रिसेसिव भी होगा, ठीक है। तो एक डोमिनेंट साइड लिखते हैं और सेकंड साइड कौन सा हो जाएगा,
दैट इज रिसेसिव। देखिए अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसके कंपैरिजन में रिसेसिव कैरेक्टर भी तो होगा, है ना। तो चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इतना क्लियर करना चाहती हूँ कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स चूज किए। कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, जिसमें सबसे पहले था फ्लावर कलर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फ्लावर का कलर, जिसमें कि डोमिनेट हो जाता है पर्पल और रिसेसिव क्या हो जाता है बताइए, व्हाइट। ठीक है, मेंडल ने क्या किया कि फ्लावर कलर लिया, चूज किया, और फ्लावर कलर में फ्लावर कलर क्या होता है कि प्लांट का, तो एक पर्पल होता है और एक व्हाइट होता है। तो बताइए क्या व्हाइट कलर पर्पल कलर को ओवरलैप कर पाएगा? तो नहीं, कौन सा कलर करेगा? पर्पल कलर व्हाइट कलर को ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने फ्लावर कलर कौन सा लिया? पर्पल व्हाइट। ठीक है, वही अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ फ्लावर की, पोजीशन ऑफ फ्लावर की पोजीशन कहाँ थी? तो एक थी एक्सिलरी पोजीशन और दूसरी टर्मिनल पोजीशन। एक्सिलरी पोजीशन को इन्होंने कहा कि एक्सिलरी पोजीशन जो है वो डोमिनेंट है और वही टर्मिनल पोजीशन क्या है? रिसेसिव है। थर्ड कैरेक्टर लिया हाइट ऑफ स्टेम। हाइट ऑफ स्टेम की अगर बात करें तो एक था टॉल जो कि डोमिनेंट है और रिसेसिव क्या हो गया? ड्वार्फ। ठीक है, स्टेम की हाइट, एक स्टेम की हाइट लंबी थी तो एक स्टेम की हाइट छोटी थी। इससे इन्होंने दो कैरेक्टर ट्रांसमिट किए, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, देखिए फोर्थ था पॉड कलर। पॉड कलर जिसमें कि एक था ग्रीन जिसे हम डोमिनेंट में रखेंगे और रिसेसिव में आ जाएगा येलो। पॉड मतलब क्या होता है? जो मटर की पूरी फली होती है। ठीक है, यानी कि पूरा जो मटर का एक पीस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पॉड। ठीक है, पॉड मतलब समझ में आया? पूरी एक मटर की फली जिसमें बहुत सारे दाने होते हैं। हम दाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीड्स की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? पूरी एक फली जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये पूरी एक मटर की फली को हम क्या कहते हैं? पॉड। फिर इन्होंने फिफ्थ पे लिया शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड जिसमें कि इन्होंने डोमिनेंट में लिया इन्फ्लेटेड और रिसेसिव में लिया कॉन्स्ट्रिक्टेड। देखिए जो फली है मटर की, यानी कि जो पॉड है वो इन्फ्लेटेड मतलब कि एकदम ताजे मटर, और वही रिसेसिव की बात करें थोड़ा सा सिमड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया शेप ऑफ पॉड। अब आता है सीड शेप। जो मटर के बीज होते हैं यानी कि जो मटर के दाने होते हैं उनके शेप की अगर बात करें तो इन्होंने डोमिनेंट में लिया था राउंड को और रिसेसिव में रिंकल्ड। राउंड मतलब ताजे मटर के दाने और रिंकल्ड मतलब जो कि थोड़े सूख जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर हम कॉटिलेडन की बात करें, कॉटिलेडन क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। कॉटिलेडन क्या होता है? आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं व्हाट इज कॉटिलेडन, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कॉटिलेडन क्या होता है। ठीक है, मेंडल ने क्या किया था? कॉटिलेडन का कलर येलो लिया था डोमिनेंट में और रिसेसिव में लिया था ग्रीन कलर। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है? मेंडल ने कौन कौन 7 कैरेक्टर्स लिए और 7 कैरेक्टर्स को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, सब कुछ क्लियर है। देखिए द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स व्हिच कैन चूज बाय मेंडल इज दैट फर्स्ट फ्लावर कलर दैट इज पर्पल एंड व्हाइट, position of flower auxiliary and terminal, height of stem long and buff, pod color green and yellow, shape of pod inflated constricted, seed shape round wrinkled, and last one is cotyledon that is yellow and green. So you have to comment in comment section that what is cotyledon. Okay, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, डाउट आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। और आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम आप लोगों से तब से कह रहे थे हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, ये हाइब्रिड का मतलब क्या है? तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड मतलब होता है जो एक ऐसा प्लांट, जैसे कि मैंने टॉल, ड्वार्फ ये हमने लिया और क्या कहा कि हाइब्रिड टॉल है, यही कहा कि क्या है? हाइब्रिड टॉल है। तो ये हाइब्रिड ड्वार्फ भी हो सकता है क्योंकि इसमें ड्वार्फ का जो कैरेक्टर है स्मॉल टी, तो ये हाइब्रिड ड्वार्फ हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टॉल कैरेक्टर है, डोमिनेंट है, और ड्वार्फ कैरेक्टर क्या होता है? रिसेसिव होता है, इसलिए कैरेक्टर छुप गया। भले ही इसका जीन प्रेजेंट है लेकिन रियलिटी में हाई शो कौन करेगा? टॉल। तो देखिए ऐसे कैरेक्टर्स जहां पे दो कैरेक्टर्स की इंटरमिक्सिंग हो, जबकि एक कैरेक्टर छुप जाए रिसेसिव होने की वजह से और एक कैरेक्टर अपने आप को शो कर जाए, उसे ही हम कहते हैं हाइब्रिड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हाइब्रिड कैरेक्टर समझ में आया। देखिए अब हमें समझना है मोनो क्रॉस। देखिए जो क्रॉस करा रहे हैं, पैरेंटल जनरेशन क्रॉस की तो F1
जनरेशन बना, F1 जनरेशन क्रॉस किए, F2 जनरेशन बना, तो ये क्रॉस किए। क्रॉस क्या है? यानी कि आपस में इंटरमिक्स हुए। क्रॉस भी कितने टाइप का होता है? क्रॉस 2 टाइप का होता है, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखिए एक वर्ड मैं आप लोगों को सिर्फ बता दे रही हूँ कि कभी-कभी सिंबलाइजेशन यूज होता है। अगर आपसे पूछते एग्जाम में सिंबलाइजेशन का फुल फॉर्म, जैसे कि हम P1 यूज करते हैं तो पैरेंटल जनरेशन, F1 इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 इज सेकंड फिलियल जनरेशन, तो where T is dwarf and small t is dwarf, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, आपको और भी सिंबल्स में डिटेल बताया जाएगा। इसमें कैपिटल R का यूज करेंगे तो राउंड हो जाएगा, स्मॉल r रिंकल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। जिससे कि हम जब मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझ लेंगे तो हमारे लिए ये इजी टू लर्न हो जाएगा। मेंटल जो भी लॉ है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्रॉस। देखिए क्रॉस कितने टाइप के होते हैं, मैंने पहले ही बताया, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह से क्रॉस करा चुका है। जिसमें सबसे मोनो मींस क्या होता है, वन, और हाइब्रिड मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, जहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर का क्रॉस हो। जैसे कि P1 जनरेशन लेते हैं, देखिए पहले क्या नोट कर लेते हैं, मोनो मींस क्या होता है, वन, और हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर, है ना, जहां पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्रॉस हो। जैसे कि P1 जनरेशन है, तो P1 जनरेशन कैरेक्टर थी स्मॉल t स्मॉल t थी। जब ये क्रॉस की तो क्या बना, कैपिटल T स्मॉल t, सब तो वही बनेगा। मैंने एक बार यहां नोट कर दिया। ये क्या बन गई, F1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन बन के तैयार हो गई। और जब ये कैपिटल T स्मॉल t है, दो देखिए F1 जनरेशन थी और ये कैपिटल T स्मॉल t के साथ जब रिएक्ट किया, मतलब क्रॉस किया, तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t दैट इज 1:2:1 और 3:1 का रेशियो बनके तैयार हो गया। क्या हुआ ना, तो ये पूरे के पूरे जनरेशन कौन सी जनरेशन थी बताइए, तो ये पूरी जनरेशन थी F2 जनरेशन, ठीक है, जिसमें कि क्रॉस क्या हुआ, तो एक जीनोटाइपिक रेशियो बना 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो बना 3:1, ठीक है। ये जीनोटाइपिक है और ये फिनोटाइपिक है, ठीक है। इतना क्लियर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कंफ्यूजन रही होगी। हमें कंफ्यूजन देखिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस अब तक हम लोगों ने स्टडी नहीं किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोगों ने स्टडी किया था तभी जब हम लोग F1 जनरेशन, F2 जनरेशन ये सब स्टडी कर रहे थे, तो हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझ गया था। देखिए हाइब्रिड, देखिए इसका सिंपल सा होता है, मोनो मतलब अब हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर, वो भी कैसे कैरेक्टर हाइब्रिड, तो देखिए सबसे पहले हाइब्रिड कैरेक्टर कैसे लेंगे, जब सेम क्लास क्रॉस करेगा, सेम कैरेक्टर क्रॉस करेंगे, सेम कैरेक्टर P1 जनरेशन में क्रॉस किए, F1 जनरेशन में हाइब्रिड कैरेक्टर हमें मिला, और जब हाइब्रिड कैरेक्टर क्रॉस करेगा तो इसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इतना क्लियर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, कभी-कभी एग्जाम में क्या करता है ना कि MCQ चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या करता है कि पूछ लेता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटाइपिक रेशियो कितनी होगी, तो देखिए कोई भी कैरेक्टर दिया है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिक्स है 1:1, उससे आप जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी 3:1, चेंज नहीं होगी। किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसे समझ लेते हैं। लेकिन क्या मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो सेम होती है, तो नहीं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो है 1:2:1 है और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, तो हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, जीनोटाइपिक रेशियो इसकी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें 9:3:1 हो जाती है, ठीक। तो चलिए हम इसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस को आपको थोड़ा ध्यान से नोटिस करिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, कंफ्यूजन क्लियर कर जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, डाइहाइब्रिड यानी कि कितने कैरेक्टर्स क्रॉस करेंगे, 2 कैरेक्टर्स, सिंपल सी बात है, 2 कैरेक्टर्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, है ना। समझ लीजिए कि हमने ले लिया एक कैरेक्टर दैट इज राउंड येलो और दूसरा कैरेक्टर मतलब दूसरा एक प्लांट है जो कि राउंड येलो कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है और दूसरा प्लांट है जो कि रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। राउंड में क्या होता है, कैपिटल आर और येलो का कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड की बात करें तो रिंकल्ड का स्मॉल आर और ग्रीन का स्मॉल वाई। ये जब क्रॉस करेंगे तो आप कितने भी बात करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आई बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल, सेम वही चीज बनेगा। तो जब हम इसे क्रॉस कराएंगे तो आप करा करके अगर देख लेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आई के साथ कितनी भी बार रिएक्ट करेगा तो क्या ही बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आई बनाएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ कितनी भी बार क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही बनाएगा। बताइए ये कौन सी जनरेशन थी, तो ये थी P1 जनरेशन, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन बनी, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन और पैरेंटल, ठीक है।
ये बताइए जो प्लांट बना वो कैसे कैरेक्टर शो कर रहा है? टू कैरेक्टर शो कर रहा है राम येलो का, यही कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन बताइए राम येलो कैसा है, हाइब्रिड है या प्योर है? तो हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल आर है तो उसका साथ में रिंकल्ड का कैरेक्टर एंड स्मॉल आर भी ऐड हो गया है, वही येलो के साथ साथ ग्रीन का कैरेक्टर भी ऐड हो गया है। तो जीन्स जो है वो एक तरह से हम कह रहे हैं तो हाइब्रिड है, इसलिए हम राम येलो इसका कैरेक्टर राम येलो भी है। ये जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है एफ1 जनरेशन में ये रहेगा तो राम येलो एक ही जैसा, ठीक है। लेकिन बस थोड़े से चेंजेस यहाँ पे क्या आएंगे, चेंजेस ये रहेंगे कि ये हाइब्रिड रहेगा, ठीक है। वहीं पे P1 जनरेशन में क्या था, प्योर था, और F1 जनरेशन हाइब्रिड रहेगी। अब हमें क्रॉस करा के बनानी है F2 जनरेशन, ठीक है। जो F1 जनरेशन बनी तो F2 जनरेशन कैसे बनेगी? तो देखिए F2 जनरेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड का। पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड क्या होती है, जिसमें कि 4:4 में कॉलम तैयार रहता है, ठीक है। टोटल 16 स्क्वायर्स होते हैं, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, प्रूफ कर पाते हैं और क्लासिफाई कर पाते हैं F2 जनरेशन को। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट अवर F1 जनरेशन। देखिए F1 की अगर हम बात करें तो F1 जनरेशन क्या बन गया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गई थी। अब हम इससे गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसके गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, देखिए आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गैमेट्स है। देखिए कैपिटल आर का गैमेट क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर का स्मॉल आर, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का स्मॉल वाई, ये गैमेट्स बन गए। अब हमें इन्हें आपस में क्रॉस करना है, आर वाले कैरेक्टर को वाई कैरेक्टर के साथ, ठीक है। देखिए कैपिटल आर जब कैपिटल वाई के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई के साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये क्या बन गए, इनके कैरेक्टर्स बन गए। अब हमें क्या करना है, इसे समझ, देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या है, राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, कैपिटल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो, और स्मॉल वाई बताइए रिंकल्ड ग्रीन, यही है कैरेक्टर्स इसके। तो देखिए इसे अब हम इसी हिसाब से अपना चार्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना पुन्नेट स्क्वायर चार्ट, ठीक है। पुन्नेट स्क्वायर चार्ट में हम 5 रोज एंड 5 कॉलम्स बनाएंगे। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें तो 4 ही चाहिए फिर आप 5 क्यों बना रहे हैं, तो उसके पीछे वजह है, रीजन है, मैं आप लोगों को अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा पुन्नेट स्क्वायर चार्ट, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं कि इधर फादर के कैरेक्टर्स रहेंगे और इधर मदर के कैरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। देखिए इन्हीं कैरेक्टर्स को हमें इसमें ऐड कर देना है, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। वही कैरेक्टर्स हम इधर भी डिनोट कर देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, बन गए कैरेक्टर्स। अब हमें ये क्रॉस कराना है। देखिए जब कैपिटल आर यहाँ पे नोट हो जाएगा और कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसका कैपिटल आर यहाँ क्या रहेगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई बन जाएगा। अब देखिए यहाँ तो कैपिटल आर और स्मॉल आर रहेगा और यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, तो क्या रहेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अभी भी स्मॉल कैरेक्टर हम लोग आगे नहीं लिखते हैं क्योंकि डोमिनेंसी भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, ये सेपरेटेड है, ठीक है। कैपिटल आर देखिए यहाँ स्मॉल वाई पहले, तो क्या पहले स्मॉल वाई लिखेंगे, नहीं, हम पहले कैपिटल वाई लिखेंगे फिर स्मॉल वाई, ठीक है। वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, इस चार्ट को पूरा फिल कर लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वैसे यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हमारी F2 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन यहाँ पे बन के रेडी है। F2 जनरेशन टोटल कितनी बनी है, 16 नंबर ऑफ F2 जनरेशन हमारे टोटल तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जानना है कि राउंड येलो कैरेक्टर्स कितने बने, राउंड ग्रीन कितने बने, रिंकल्ड येलो कितने बने और रिंकल्ड ग्रीन कितने बने। तो देखिए सबसे पहले हम राउंड येलो को डिफाइन करते हैं। देखिए
कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई राउंड, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, सिर्फ फर्स्ट वाले को देखना, सिर्फ फर्स्ट ना सेकंड को, ठीक है। उस तरीके से इधर भी ये सारे के सारे क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई के नाम। फिर हम देखें तो ये भी क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो कितने हो गए टोटल 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल कैपिटल राउंड ये कितने हो गए 9, ठीक है। राउंड 3 की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई ये, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई ये, और यहाँ इन तीनों को हम कह देंगे कितने हो गए बताइए 3, और ये 3 कौन से हो गए राउंड 3। अगर हम रिंकल्ड येलो की बात करें तो राउंड तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई होना चाहिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, ये भी स्मॉल आर कैपिटल वाई है, और ये भी स्मॉल आर कैपिटल वाई है, ये तीनों मिलाकर के क्या हो गए रिंकल्ड येलो। और अगर हम बात करें रिंकल्ड ग्रीन की जो कि दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे ये कितने हैं 1। तो बताइए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो कितना हुआ 9:3:3:1। अब बताइए आप लोग मुझे बताइए कि क्या एक भी ऐसा कैरेक्टर है जो भी सेम है तो जीनोटाइपिक रेशियो से क्या बता सकते हैं, क्या बताएंगे 1:1:1:1 ऐसा कुछ रेशियो बताएंगे नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसका कोई भी जीनोटाइपिक रेशियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका कौन सा रेशियो है फिनोटाइपिक रेशियो ही है, ठीक है। तो बताइए डाई हाइब्रिड क्रॉस आप लोग क्लियर हुआ, आई होप कि आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें समझना है मेंडल के 3 लॉ, मेंडल के 3 लॉ हैं, इन तीनों को हमें समझ लेना है क्या है ये। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द लॉज ऑफ मेंडल। देखिए अब हमें स्टडी करना है मेंडल्स लॉ। तो देखिए मेंडल्स के टोटल कितने लॉ हैं, मेंडल के लॉ हैं टोटल 3। सबसे पहला है लॉ ऑफ सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड आ जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी हम कहते हैं। थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर हम सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ है, तो इसमें मेंडल ने क्या कहा है, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कोई भी दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपस में क्रॉस करते हैं तो सिर्फ एक के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को शो कर जाए, जबकि दूसरे के पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने आप को क्रॉस कर पाए शो कर पाए। तो डोमिनेंस से ही समझ में आता है कि इसमें किसकी हमें डोमिनेंसी, इसमें हमने डोमिनेंसी के बारे में मेंडल ने बताया था कि दो कैरेक्टर जब आपस में क्रॉस करते हैं तो वही कैरेक्टर्स अपने आप को शो कर पाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जो कि डोमिनेंट है। Out of two contrasting characters, only one expresses itself in an individual. It is known as dominant gene, and this law is known as law of dominance. ठीक है? Law of dominance को समझ में आ गया, इसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं थी। अब खास क्या कोई कंफ्यूजन थी नहीं। अब हमें समझना है law of segregation. ठीक है? सेकेंड है law of segregation, जिसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि देखिए P1 जनरेशन थी टॉल और यहाँ बात क्रॉस ये बना हाइब्रिड टॉल, ठीक है, जो कि F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन एक दूसरे से क्रॉस कर रही, तो बताइए यहाँ क्या बनता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यही बनता है। तो बताइए यहाँ पे रेशियो क्या बना 1 2 और ये 1 फिर आना से 3 और 1, ये कौन सा रेशियो था जीनोटाइपिक, और ये कौन सा रेशियो था फिनोटाइपिक, यही रेशियो था। तो देखिए यही है क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसमें कुछ खास बताया ही नहीं गया, इसमें सिर्फ इतना बताया है कि जब पैरेंटल जनरेशन क्रॉस करेगी तो F1 जनरेशन बनेगा, और F1 जनरेशन जब आपस में क्रॉस करेगी तो F2 जनरेशन बन करके तैयार हो जाएगी, और F2 जनरेशन में क्या होता है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो मॉडिफाई कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। जिसे देखिए कभी भी हम F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकाल पाएंगे, F1 जनरेशन में रेशियो कैसे निकालेंगे,
एक ही टाइप के तो है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें क्या ही रेशियो है। हम जब रेशियो निकाल सके ऐसा जब कंडीशन आ जाए, लेकिन कैरेक्टर्स कितने हो, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर्स का जब ट्रांसमिशन हो, सिर्फ एक कैरेक्टर्स की जब क्रॉसिंग हो, तो जब रेशियो निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस लॉ को, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसे हम लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी हम कहते हैं। इसमें हाइब्रिड कैरेक्टर स्प्लिट कर रहे हैं ना, हाइब्रिड कैरेक्टर थे स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसे लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर में कहते हैं। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्लॉज, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस व्हेन a pair of contrasting characters are brought together in a hybrid manner. These factors do not mix up but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation. Okay, अब हम पढ़ना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, इसे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैंने डाई हाइब्रिड क्लॉज बताया था, तो डाई हाइब्रिड क्लॉज सेम एज डाई हाइब्रिड क्लॉज। ठीक है, जो डाई हाइब्रिड क्लॉज में आप वही डिस्क्राइब कर दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, टू कैरेक्टर्स चाहिए, एक कैरेक्टर से होगा नहीं, टू कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले P1 जनरेशन क्रॉस करेगी, उसके बाद F1 जनरेशन क्रॉस करेगी, और जब F1 जनरेशन क्रॉस करेगी तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, और जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा तो F2 जनरेशन बनेगी। F2 जनरेशन में सिर्फ कौन सा रेशियो निकलता है, फिनोटाइपिक रेशियो निकलता है, जो कि क्या होता है 9:3:3:1। ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो। तो बताइए क्या इसको बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग वीडियो कुछ मिनट के लिए पीछे करिए और आपको देखिए मैं डाई हाइब्रिड क्लॉज को अच्छे से डिस्क्राइब किया, और सेम वही क्या है मोनोहाइब्रिड, और सेम वही क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं जानना है, सेम एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मैं यहाँ मेंशन भी कर दे रही हूँ। ठीक है, दिस इज सेम एज व्हाट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। बताइए क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए इफ वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर जीन एट द टाइम ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन गैमेट एंड इन प्रोजेनी ऑफ सबसिक्वेंट जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यही क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए सभी लॉज की डेफिनेशन या फिर मैं किसी भी चीज की डेफिनेशन आप लोगों को एक बार डिस्क्राइब जरूर कर लेती हूँ, एक बार मैं मतलब अनाउंस कर देती हूँ डेफिनेशन, जिससे कि आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो की स्पीड स्लो करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पढ़ना है हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। हाउ blood groups are inherited। देखिए ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, ए बी एंड ओ। देखिए इसके जीन्स क्या क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप ए के एक जीन होता है आई ए, और दूसरा जीन होता है आई ए आई ओ। ठीक है, वहीं अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो आई बी और आई बी आई ओ, ये ब्लड ग्रुप होते हैं, जीन्स होते हैं। ए बी की बात करें तो इसके सिर्फ एक ही जीन होता है आई ए आई बी, और अगर ओ की बात करें तो क्या होता है आई ओ। ठीक है, क्लियर है इतना। देखिए आई ए और आई बी जीन जो होता है ना, वो डोमिनेट होता है किसके ऊपर, ओ के ऊपर। ठीक है, अगर ओ मान लीजिए फीमेल का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है और मेल है इसका ब्लड ग्रुप आई मतलब ए प्रेजेंट है, तो जो बच्चा होगा ना उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब कैसे, आप पूछेंगे कैसे, देखिए इसमें 2 केस बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस जीन के साथ देख रहे हैं आई ए क्रॉस करा के देखते हैं आई ए, और यहाँ क्या है आई ओ ही रहेगा, है ना आई ओ। जब ये क्रॉस करा तो बताइए आई ए के साथ मैच किया तो आई ए बना। ठीक, इधर भी क्या बना, इधर बताइए सेम, और वैसे ही यहाँ पे भी सेम बन के तैयार हुआ। बताइए आई ए आई ओ किसका कैरेक्टर है, ए का, है ना, यानी कि जो बच्चे की पॉसिबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, ए की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर हम इस चीज के साथ रिएक्ट करा दें, दैट इज आई ए आई ओ का रिएक्शन, जब मतलब क्रॉस हम करा देते हैं आई ओ के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बनेगा आई ओ, इधर आई ओ, इधर बताइए आई ओ, और इधर आई ओ। ठीक है, तो बताइए यहाँ बच्चे का कौन सा ग्रुप कौन सा हो सकता है,
ए की भी 50% चांसेस और 50% चांसेस वो भी है, यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बताइए कि ब्लड ग्रुप जो है, अगर एक मैं मतलब एक क्वेश्चन आ जाए, मेरे हैविंग ब्लड ग्रुप ए, मैरिज अ वुमन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ एंड दे हैव अ चाइल्ड, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो अगर इतना पूछता है तो हम तो इससे बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए होने के चांस ज्यादा है। देखिए इधर ए बन रहा है 4 और इधर 2, टोटल ए कितना बचा है 6 और वो कितना बचा है, यानी ब्लड ग्रुप चांसेस इसके ज्यादा है ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ओ के चांसेस कम है, हो सकता है यार ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें से एक आध का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, नहीं तो क्या ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है सेक्स डिटरमिनेशन। तो सेक्स डिटरमिनेशन हम समझ लेते हैं। देखिए इस टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई बच्चा जो है वो मेल है या फिर फीमेल है उसके क्रोमोसोम से। कैसे, देखिए क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मेल क्रोमोसोम टोटल कितना होता है 23 तो वो भी टू टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और एक ऑटोसोम। ऑटोसोम टोटल 22 होते हैं जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो नेक्स्ट है जनरेशन के कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, दैट इज XX एंड XY। देखिए मेल और फीमेल, ठीक है, मेल का अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये होता है XY और फीमेल की क्रोमोसोम की बात करें तो ये होता है XX। अब बताइए अगर X वाला जो है जाकर के X से ज्वाइन करेगा तो क्या बनेगा XX, X क्या करके इस X के साथ सिंपल सी बात है XX बनेगा, ये Y इस X के साथ XY और ये Y इस X के साथ XY। ठीक है, यानी कि 50% चांसेस है किसके, फीमेल की और 50% चांसेस है किसकी, मेल की। ठीक है, इससे अधिक हमें सेक्स डिटरमिनेशन में कुछ नहीं जानना। देखिए सेक्स डिटरमिनेशन की और सबसे पहले बात करें किस साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया था, तो वो एमसी क्लंग साइंटिस्ट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम सेक्स डिटरमिनेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय एमसी क्लंग साइंटिस्ट। इन दिस प्रोसेस द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड, the chromosome which determines the sex of a person is known as sex chromosome. Sex chromosome are of two types, X and Y. Male for male XY and for female XX. Okay, 50% chances. अगर the sex of next is always depend on male parent because in male both X and Y chromosomes are present. In some, देखिए एक मिथ है, मिथ मतलब एक भ्रम है, एक लोग का काल्पनिक सोच है। लोग गांव में आज भी पुराने जमाने में की बातें लोग करते हैं, कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे पेरेंट है जिनकी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, गर्ल्स चाइल्ड हो रही है, सिर्फ लड़कियां हो रही हैं, तो लोग पुराने जमाने में ये कहते हैं कि मतलब फीमेल को उसके लिए दोषी ठहराया जाता है कि उसके में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम है, दोनों सेम क्रोमोसोम है X और X। क्रोमोसोम चेंज किसके पास है, तो मेल के पास एक X और Y। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेल रिस्पांसिबल है, तो ऐसा साइंस नहीं मानता है कि मेल रिस्पांसिबल है, क्योंकि मेल को थोड़ी ना पता है कौन सा क्रोमोसोम क्या करके फीमेल के क्रोमोसोम से मिक्स कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा मतलब एक लिखा जा सकता है कि द सेक्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन मेल पेरेंट बिकॉज़ इन मेल बोथ X एंड Y टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ठीक है, देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो कि मौसम के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ करते हैं। अगर हम लिजार्ड की बात करें, ठीक है, अगर हम छिपकली की बात करें, छिपकली क्या करती है, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर हाई रहेगा यानी कि गर्मी रहेगी, तो वो किस चाइल्ड को बर्थ करेगी, वो मेल चाइल्ड को जन्म देगी। और अगर टेम्परेचर लो रहता है यानी कि ठंडी के मौसम में, तो छिपकली ठंडी के मौसम में किसको जन्म देती है, तो फीमेल को। ठीक है, टर्टल की बात करें अगर कछुए की, तो अगर उसमें टेम्परेचर हाई रहता है यानी गर्मी के मौसम में कछुआ जो होता है वो फीमेल चाइल्ड को जन्म देता है, और वही ठंडी के दिन में कछुआ जो है किसको देता है, मेल चाइल्ड को जन्म देता है। ठीक है, ये आपका था पूरा चैप्टर फिनिश।